राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ना, जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस मिलेनियम सिटी को सिर्फ एक मिलेनियम नाम दे रहे हैं और शर्म हम सबको आती है जब हम देखते हैं कि जब बारिश आती है तो यह नाव चलती है। बड़ी ऊंचे महलों में रहने से आदमी अंदर का या बाहर का या बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है जब लोगों के दिलों तक आप पहुंचते हैं। हुड्डा साहब की डेफिनेटली उनकी चॉइस है, लेकिन इस चॉइस को और भी कई लीडर ने पहले ऑफर किया मुझे कि मैं हरियाणा में आ जाऊं। इनके मुंह में से निकल गया 400 पार। शुक्र है इन्होंने 420 पार नहीं कहा। Hello and welcome to another political interview with a different personality. Right now, I am in Gurgaon, also known as Gurugram, the Millennium City, one of the 10 key seats in Haryana Lok Sabha. And here with me is Mr. Raj Babbar. Thank you, sir, for giving Indian Express the time. Thank you, brother. Raj Babbar is taking on five-time BJP MP Rao Inderjit Singh. It's a fight between two heavyweights because Raj Babbar has been five-time MP, 3 terms in Lok Sabha, 2 terms Yes. in Rajya Sabha. Yes. Also, Rao Inderjit Singh has represented 5 times, and since he's been the MP since 1999. So we'll start the interview by asking, sir, that the moment your name was announced, it took me 5 minutes to recall that yes, Raj Babbar was quite active in politics. Where were you in last 3-4 years? No, I was very active, but I was active in such a way because I shifted to Mumbai because most of the time I was in the north. So just I took some rest and I started working. ऐसा कोई मेरा वो नहीं था कि मैं काम करूंगा फिल्मों में, लेकिन मैं बीच में ऑन ऑफ करता रहता। तो कुछ जब वहाँ रुकना शुरू किया तो मैंने कहा चलो अभी कुछ कर लेते हैं, तो करना शुरू कर दिया। विच आई टोल्ड टू माय लीडरशिप ऑल्सो। मैं सोनिया जी से कह के गया था कि मैं थोड़े दिनों के लिए बम्बई रहना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है। देन आई स्टार्ट वर्किंग। अब वो काम का इस तरह से हुआ कि लगातार 2 साल तो मैं फिर उसी में ही उलझा रहा। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वाज सीइंग कि जब मुझे लगा कि हर आदमी इस वक्त जो ये कहता है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, देन आई रियलाइज दिस इज द क्रूशियल टाइम एंड वी ऑल आर सेइंग कि हम नहीं लड़ेंगे। सो आई डिसाइडेड कि आई विल। In one of your interviews I was listening, आपने कहा कि ये जो डिसीजन है ना, ये उस टाइम पे पार्टी needed you the most, and in that moment. No, but not the party has not forced me. Few friends of mine, they have asked me. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा डेफिनेटली इस दौरान जब हर आदमी मना कर रहा है तो राज बब्बर तैयार है। Then some technical problems were there, so I was disputing यूपी में। ऑफ कोर्स मुझे कहा गया कि यूपी में कहाँ से लोगे। यूपी के बाद और यूपी का वो टाइम निकल गया क्योंकि आई हैड सम डिफरेंट मेरी प्रॉब्लम्स थी, वो मुझे सॉर्ट आउट करनी थी। सम लीगल प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से फिर मुंबई के सामने आया। जब तक मैं वाज नॉट क्लियर, वो मेरी टेक्निकल प्रॉब्लम थी वो क्लियर नहीं हो पाई थी। देन पंजाब, चंडीगढ़ में भी मेंशन हुआ था, लेकिन फिर मुझे पार्टी की लीडरशिप ने पूछा कि आप आर यू इंटरेस्टेड इन हरियाणा, तो मैंने कहा वेयर, तो 2 सीटें मुझे ऑफर हुई थी। वेयर आई प्रेफर्ड दिस सीट। ओके, ओवर करनाल। ओके, सो सर ये बताइए कि आपको नहीं लगता है कि चीज़ें और ज़्यादा आपके फेवर में जा सकती थी अगर आपका टाइमली अनाउंसमेंट हो जाता, क्योंकि आपका और आनंद शर्मा जी का नाम बहुत लास्ट में पार्टी ने अनाउंस किया है। तो आपके लिए अभी जैसे स्ट्रेटेजी वाइज, प्लानिंग वाइज, काडर से मिलना, पार्टी काडर को तैयार करना ज़्यादा आसान होता आपके लिए अगर आप 1 महीना पहले कम से कम आपका नाम अनाउंस हो जाता? तो नहीं, देखिए सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। रीज़न क्या है कि पार्टी यहाँ पर बहुत मजबूत पार्टी है हरियाणा में, कांग्रेस पार्टी। यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड है वर्कर, लेकिन देयर इज लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर, जिसमें नेचुरली बहुत कुछ लोकल थे, कुछ लड़ना चाह रहे थे, तो पार्टी का फैसला हुआ
और उसके बाद जो है मैंने ये आपके इतना ऐसा नहीं मानता, लेकिन मैं जैसे ही आया हूँ, आने के बाद मुझे नहीं लग रहा कि राजबब्बर चुनाव लड़ रहा है। यहाँ के लोग जो 20 साल से जो बहुत ही अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहे थे कि जिसको भी चुन के भेजते हैं ना उनसे कोई मिलता है, ना उनकी समस्याओं के बारे में कोई डिस्कस करता है। तो ये चीज मैंने जब इस चीज को नोटिस करना शुरू किया तो मैंने खुद जो है पर्चा भरने से पहले मैंने सर्वे किया 2 दिन। अच्छा। एंड आई रियलाइज कि पीपल आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो सिर्फ वोट डालने जाएंगे और उसके बाद में उनको नहीं पता ये वोट जनप्रतिनिधि को डाल रहे हैं या किसी बड़े आदमी को डाल रहे हैं, लेकिन उनके पास में कोई सामने कोई वो नहीं था और उन्होंने खामोश रहते थे, चाहे पार्टियां हों चाहे। तो मैंने डिसाइड किया पर्चा भरने वाले दिन कि मेरी लड़ाई अब किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी पार्टी के खिलाफ है। मेरी लड़ाई तो ये 20 साल के अंदर, गुड़गामा की बात कर रहा हूँ, 20 साल के अंदर जो यहाँ के हालात हुए हैं, जो इतनी समस्याएं जो पाइलअप हो गई हैं, छोटी छोटी चीजें। अब आप इसको देख रहे हैं गुड़गामा को, अब अंदर की तरफ जाएंगे गंदगी का इतना ढेर लगे हुए हैं। 5,000 करोड़ रुपया जिस निगम का बजट हो और ये देखिए ये इस तरह गंदगियां पड़ी हैं। ये तमाम चीज गंदगी उठाने वाला कोई नहीं। गाय जो है वो इन कचरे में प्लास्टिक खा रही है। ये किस बात के बड़े बड़े नारे लगाना, किस बात की जो है ये लोग जो प्रपंच करते हैं, जो प्रचार का, जमीन पर क्यों नहीं देखते? और फिर आप कितने भी बड़े हो जाएं, मंत्री हो जाएं, आप प्रधानमंत्री हो जाएं, आपकी क्षेत्र की जनता आपसे एक्सपेक्ट करती है, वो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को जो चाहती है कि पूरी हो। अब यहाँ पर एक गुड़गांव के अंदर ही एक हॉस्पिटल था सरकारी, वो हॉस्पिटल तोड़ दिया, 10 साल हो गए, हॉस्पिटल नहीं बन रहा। उसको मैनेज किया इन्होंने 2 हॉस्पिटल में। एक हॉस्पिटल में जाएगा मरीज गरीब बेचारा दिखाने के लिए, फिर दूसरा उसके जो है 3 किलोमीटर दूर दूसरा उसमें टेस्ट कराने जाएगा। मतलब ये एनसीआर, जहाँ पर आप प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़ा बड़ा नाम और इंटरनेशनल नाम है, वो हॉस्पिटल है, और गरीब आदमी के लिए आप ये कि यहाँ से वहां जाते रास्ते में मर जाए। तो बस स्टैंड है यहाँ का, गुड़गांव का एक ही बस स्टैंड है, वो भी टूटा हुआ। गंदगी अगर आप देखेंगे उसका भी कोई, सीवर प्रॉब्लम, बादशाहपुर हुआ, ये जो भी यू आर सीइंग दीस हाई राइजेस एंड दे ऑल थिंग्स, ये सब ये अपना कूड़ा खुद उठवाते हैं और कूड़ा बाहर फेंकवाते हैं, बिकॉज देयर इज ए नो सर्विस। 5,000 करोड़ रुपए का बजट, इसका मतलब सम करप्शन इज देयर। भाई मेयर आपका है, इनके जो सांसद रहे पुराने मेयर, उनकी पहचान का है, पार्टी का भी नहीं। और पार्टी का तो है ही, लेकिन मतलब उनका अपना आदमी है। प्रदेश में सरकार आपकी अपनी है, केंद्र में सरकार आपकी अपनी है। अब इस मिलेनियम सिटी को सिर्फ एक मिलेनियम नाम दे रहे हैं, और जब शर्म हम सबको आती है जब हम देखते हैं कि इंटरनेशनली सारे के सारे ऑफिस यहाँ पर जो मौजूद हैं, और वी सी दैट कि जब बारिश आती है तो यहाँ नाव चलती है। बिल्कुल। अच्छा सर, गुड़गांव अगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे 2 तरह के गुड़गांव बसते हैं। एक हाई राइज में बसता है जो कि एस्पिरेशनल है, एक बहुत ही सिटी को रिप्रेजेंट करता है, मिलेनियम सिटीज को। एक है मेवात का भी कुछ इलाका आता है जहाँ पर आज भी अब्जेक्ट पॉवर्टी है। तो ये जो डिवाइड है एज ए रिप्रेजेंटेटिव आप उस चीज़ को कैसे देखते हैं, और अगर आप जीतते हैं तो इस चीज़ को आप कैसे पाटने की कोशिश करेंगे और कैसे आप लोगों की समस्याओं को पार्लियामेंट तक पहुंचाएंगे? दोस्त, अब मेवात तक मत जाइए, अब पहले गुड़गांव की बात की थी, रेवाड़ी की बात की थी। अब गुड़गांव के इंटीरियर में जाके देखिए, जो बैकवर्डनेस को आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े हाई राइजेस हैं, दे आर सेल्फ सफिशिएंट। ये अपना कूड़ा खुद उठवाते हैं, समझे? इनके सीवर बाहर जाता है, लेकिन सीवर इनके अपने सेप्टिक टैंक और ये दुमन के बड़ी, लेकिन इनके जो सीवर है वो भी बाहर जाने के बाद में चोकअप हो जाते हैं।
जिसकी वजह आप देख चुके हैं, 2-3 बार बारिश हुई है, क्या हालत है। वो नीचे उतर नहीं सकते बेचारे, हाई राइजेस में रह जाते हैं। मतलब आप सोचिए, इतनी बड़ा पैसा, इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने जमीनें महंगी हो गई हैं यहाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं यहाँ, लेकिन जमीन पे रहने वालों की तो सुविधा दो यार। 65 to 70% जो है ये जो है यहाँ से रेवेन्यू लेती है प्रदेश की सरकार। तो व्हाट यू आर गिविंग बैक टू द गवर्नमेंट। तो ये अब आगे आप चलिए, अब रेवाड़ी में, रेवाड़ी तो उनका गृह क्षेत्र है, वहाँ रहते भी हैं, वहीं उनका वो मतलब ही हैज ऑल किंगडम वट एवर। राव इंद्रजीत सिंह। हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ कि मैं, अब आप देखिए, आप लोगों से मिलिए, पूछिए तो सही वहाँ किस तरह से गंदगी है, वहाँ पीने के पानी की समस्या है, वहाँ बच्चों के स्कूल नहीं है। 10+2 की मैं जा रहा हूँ, मुझसे कह रहे हैं बस हमारे वोट सारा आपको मिलेगा, और लोगों को बड़ी गलत फहमी है कि यादव एक तरफा, ये जात एक तरफा। मैं तो भाई जहां भी लड़ा हूँ, 3-3 बार चुनाव जीता, और तीनों चुनाव में मेरी बिरादरी जो है सो कॉल्ड, उसका तो 30 से 35,000 वोट नहीं होता था। और यहाँ भी यादव ने कहा कि आप क्यों सोचते हैं ऐसा, आप आइए। और मैं गया, वाकई मैंने देखा जो स्वागत उन लोगों ने किया। मुझसे एक गांव में उसे कहा, रेवाड़ी के लोग, कि साहब हमारे यहाँ बस चलवा दीजिए। आज भी बस नहीं हो, बस नहीं जाती, मतलब ये होती है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, लोकल ट्रांसपोर्ट। और शॉक्ड, बोले ये यादव है हम सब सारा वोट आपको मिलेगा। मैंने कहा 20 साल में आपने कभी कहा कोई आयो ही नहीं है हमारे पास, आता ही नहीं तो हम किससे कहें, जाते हैं तो दरवाजे बंद होते हैं। ये चीज जो है, इसकी वजह है राज बब्बर चुनाव नहीं लड़ रहा, जनता चुनाव लड़ रही है, यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। सर, आपके अपोनेंट ये कहते हैं कि राज बब्बर जो हैं वो एक पैराशूट कैंडिडेट हैं, आउटसाइडर हैं, और चुनाव लड़ते ही अपना बोरिया बिस्तरा बांध के चले जाएंगे। और जो सामने वाला है वो यहीं का है, यहीं का लोकल है। और तो इस चीज़ को आप कैसे काउंटर करते हैं? मैं कोई काउंटर नहीं करना चाहता, आपने सवाल कर दिया, मैं तो खामोश होकर मुस्कुरा देता हूँ। लेकिन अब आपने बड़ा कैटेगोरिकली सवाल पूछा है, तो मैं आपको कह देना चाहता हूँ, ये लोकल है, इनकी रेवाड़ी से थोड़ा सा धारूहेड़ा पड़ता है, पड़ता है ना सर। 20 या 22 जो है वर्कर मारे गए, वहां से वहां तक नहीं पहुंचे, ना उन्होंने उनकी कोई सुध ली, ना उनके बारे में कहा, ना उनके परिवार का या कोई सरकारी मुआवजा, या कोई उस बात उनसे पूछ लीजिए, अगर किया होगा तो माफी मांगता हूँ। अरे और सुन लीजिए, कोविड के अंदर उन्होंने किसके लिए दरवाजे खोले, अगर हेल्प मांगने आए, वो अंदर के है ना, मैं बाहर का हूं ना। मेरे परिवार के लोग यहाँ पे रहते हैं, मेरी बहनें रहती हैं, मेरे भतीजे यहाँ पे रहते हैं। अच्छा। मैंने वहां से उनकी मदद करी यहाँ, अच्छा, बम्बई से। चलिए, वो तो उस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं था पॉलिटिक्स में, क्योंकि मेरे परिवार के लोग थे। फिर उन्हीं की वजह से कुछ और लोगों ने मुझसे कहा, डिफरेंट कम्युनिटी के थे, उसी कॉलोनी के अंदर मेरे दोस्त रहता था, उसने कहा राज भाई हमारी मदद करवा दो। तो मैंने कहा ठीक है, उसको मैंने वहां से करा। जैसे बोले यहाँ पे इतनी सेंसिटिविटी होती है बॉस, बड़े ऊंचे महलों में रहने से आदमी अंदर का या बाहर का या बड़ा नहीं होता है, बिल्कुल आप बड़ा होता है जब लोगों के दिलों तक आप पहुंचते हैं। बीन सक्सेसफुल एक्टर, आप 5 बार के एमपी भी रह चुके हैं। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर यू टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन एंड टू बिकम एन एमपी अगेन? Look, this is the two things are there. Everybody feels कि साहब ये एक अजय है, ये जो इस वक्त की सरकार चल रही है, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये मानते हैं कि ठीक है, एक दौर आता है, सब जीतते हैं, दौर आता है, ये बदलाव तो होना भी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि एक परिवर्तन, एक जो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं होगा तो जिस तरह के जब माहौल चल रहा है कि आप डर, भय, धमकियों से आप अपनी जो है जिंदगी जी रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमें एक लोकतांत्रिक तरीके से हमें इसको बदलना है। और दैट इज द रीजन एंड आई केम आउट। I wanted to, I thought कि I'll take easy, but not easy, because this is not the time to take it easy. जिंदगी में मुझे जिन लोगों ने राज बब्बर बनाया, मैं तो राजकुमार छोटे से शहर से मुंबई गया था,
लेकिन उस शहर ने मुझे दुनिया में पहुंचा के मेरा नाम राज बब्बर बनाया, मेरी पहचान बनाई। तो अब इस राज बब्बर का भी कोई फर्ज बनता है ना, जिन लोगों ने इसको बनाया उनके बीच में जाए और उनके लिए कुछ करें। तो दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म विच आई चूज। मगर आपके अपोनेंट्स ये बोलते हैं कि अगर राज बब्बर को चुनाव लड़ना था, आप तो यूपी के कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे, आगरा को रिप्रेजेंट किया, फैजाबाद में आपने शायद अखिलेश यादव की पत्नी फिरोजाबाद से आपने डिम्पल यादव को हराया, और आपका एक अच्छा खासा यूपी में था। तो हरियाणा, क्या आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दोस्ती निभाने आए हैं? एक नंबर जो मैं पहले किसी भी को पार्टी नंबर 1, सेकंड में दोस्ती को बुरा नहीं मानता, दोस्ती बिल्कुल होती है और करना चाहिए। और आपको द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच आई टोल्ड यू कि आई हैड सम टेक्निकल प्रॉब्लम, मुझको 2 साल की सजा थी आगरा में मेरा जो केस था, उसमें एमपी का जो केस था उसकी में सजा थी, और उसके लिए स्टे मुझे नहीं मिल रहा था। अच्छा। मैंने अप्लाई नहीं किया था। अच्छा। तो उन डेट्स में मेरे पास में बहुत रिस्क थी। लास्ट डेट तक जो है, जो लास्ट डेट थी पर्चा भरने की, उससे 2 दिन पहले की डेट मुझको मिली थी। अच्छा। और मैं हाँ कर देता तो बहुत बदनामी होती। So that is the reason I couldn't. I told you before, these are the reasons. There were the technical, legal reasons. Because of that, I could not. Okay. और मेरा कोई ऐसा कोई भी नहीं कि मैं कोई मुजरिम हूँ की तरह था। जो एक पॉलिटिकल केसेस होते हैं उसमें जो सजा मिलती रही है, और कांग्रेस पार्टी में हम 2 ही लोगों को मिली, राहुल जी को मिली और मुझे मिली। अच्छा। ठीक है। तो ये बताइए सर कि अभी जो हरियाणा की पॉलिटिक्स है, ये वैसे तो लगा हुआ दिल्ली से है इलाका, मगर जो हरियाणा में अभी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की से जो है वो ही इज री एमर्जेंस वी आर विटनेसिंग, और अभी जो भी टिकट शेयरिंग में हुआ है ना, तो उनका एक ज़्यादा वो चला, तो उसमें ये बोला जाता है कि राज बब्बर जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चॉइस है। भाई अगर मान लीजिए मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चॉइस करें, वैसे तो मैं आपको बता दूं, ये लोगों का परसेप्शन है। हुड्डा साहब की डेफिनेटली उनकी चॉइस है, लेकिन इस चॉइस को और भी कई लीडर ने पहले ऑफर किया मुझे कि मैं हरियाणा में आ जाऊं। अच्छा। अब मैं आप नाम लूंगा तो फिर कहेंगे पता नहीं वो चाहते हैं ना मैं नाम लूं या नहीं, बट नहीं, नाम ले सकते नहीं, मैं आपको नाम इसलिए दी नहीं कि पता उन्होंने अभी तक इस बात को कहा नहीं, तो मैं क्यों कहूँ। लेकिन पब्लिकली, बट ही वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी स्ट्रांग पर्सन जो है, उन्होंने मुझे ऑफर किया था। उन्होंने ही बल्कि ऑफर किया था। हुड्डा साहब मेरे दोस्त थे, मैंने तो कभी, लेकिन अगर मान लीजिए अगर हुड्डा साहब ने मुझे चूज किया लाए, तो मैं कोई ऐसी कोई चीज नहीं हूँ कि जो मैंने उनके लिए कोई गलत एग्जाम्पल क्रिएट की है। आई एम हार्ड वर्किंग पर्सन, आई एम नॉट नॉन पॉलिटिकल पर्सन, आई एम ए पॉलिटिकल पर्सन। और मैं उनके साथ काम किया है, हरियाणा के लिए काम किया है, और लोग मुझे प्यार करते हैं। मैं कहीं भी जाऊँ, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे यूपी हो, मैं चाहे आसाम हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, तो मुझे प्यार करते हैं। अगर मेरा कोई दोस्त मुझे मेरी मदद करता भी है या मुझे अपने पास बुलाना चाहता है, तो इसमें तो इतने सारे नाम लेके आप अपने फ्यूचर के ऑप्शन खोल दिए आपने। मैं हिंदुस्तानी हूँ भाई, मैं पाकिस्तान थोड़ी जाऊंगा। मैंने लाहौर की ऑप्शन तो नहीं खोली ना। मैं वहां पे कोई शादी ब्याह में तो नहीं जाने वाला, या किसी के लंच डिनर में तो नहीं जाने वाला। बिना बनाए दोस्तों यारों में ही आऊंगा अपने। एक चीज़ और बताइए सर कि अभी जो माहौल चल रहा है देश में, उसमें हम लोग देखते हैं कि बड़ी बड़ी पार्टियों की, जो अपोजिशन की पार्टियां हैं, उन पे पहले नेताओं पे कुछ ना कुछ केस होता है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की रेड होती है, फिर हम अल्टीमेटली देखते हैं जो एक टाइम पे लॉयल लीडर लगते थे, मान लीजिए कांग्रेस के ही, वो अगले ही दिन स्विच करके बीजेपी में पहुंच जाते हैं। क्या कभी राज बब्बर पे इस तरह का प्रेशर, इस तरह का ऑप्शन आया? और बीच में ऐसी खबरें चलने लगी थी 2 साल पहले कि राज बब्बर शायद कांग्रेस छोड़ देंगे, बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। उन चीजों को देखते हैं आप? देखिए, मेरे बारे में तो हर इलेक्शन से पहले कहा जाता है कि मैं भी इस पार्टी में गया, उस पार्टी में गया। ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए। और दूसरी बात, मैंने आपसे एक बात कहा कि मेरा तो 96 का एक केस था, 1996 का, जिसमें 2021 में वो शुरू हुआ। कहा 96 में कभी ने मुझे खबर तक भी नहीं की थी, मुझे मालूम भी नहीं था, और वो 2021 के अंदर उसको निकाला गया। थोड़ा सा अगर ब्रीफली बता सके केस क्या था, ये कहाँ का था? ये पॉलिटिकल केस था। मेरे ऊपर इल्जाम था कि मैंने किसी को, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मारा है, विच वाज नॉट नोन, और
ऐसा कुछ था भी नहीं। किस तरह से ये हो गया, कैसे किया गया, किसने अपने वहाँ मेरी किया था, किसी ने एफआईआर कराई होगी, किसी ने मुझे नोटिस भी नहीं दिया, मैंने तो उस कब का खत्म हो गया। वो 2021 में नॉन अवेलेबल वारंट आया मेरे ऊपर, वो केस उखाड़ दिया गया। और मुझे अभी 1.5 साल पहले मुझे जो है 1.5 साल या साल भर पहले मुझे 2 साल की सजा सुना दी गई उसमें। अच्छा। और सजा सुनाने के बाद मैंने कहा ठीक है, नॉर्मल केस में चलता रहेगा, सजा सुना दिए, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें कहीं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, मेरे खिलाफ कुछ है भी नहीं ऐसा, कोई गवाह नहीं है, कोई बंदा नहीं है, जो भी है और जो लोग हैं वो भी मेरे मेरे ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति जो साथ था उसकी डेथ हो गई थी, तो मैं तो टेकिंग इजी। अच्छा। तो उसमें जब 2 साल सजा 2 साल की हो जाएगी तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते। तो सडनली जब मैंने सोचा कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैंने फिर थोड़ी सी भागदौड़ करना शुरू किया और मैंने स्टे लिया। ओके, बैक टू इलेक्शन 2024। बीजेपी कह रही है, आप कह रहे हैं कि हम लोग जनता परिवर्तन चाहती है, नेता लोग, आप अपोजिशन परिवर्तन चाहता है, मगर बीजेपी क्लेम कर रही है 400 पार, अब की बार 400 पार। और जो नैरेटिव अभी नेशनल तौर पे चल रहा है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये अगर कांग्रेस की सरकार आती है, इंडिया गठबंधन की सरकार आती है, तो मुसलमानों का सारा धन ले लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, सॉरी, हिंदुओं का सारा धन ले लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे और मुसलमानों में बांट देंगे। इस तरह की जब चीज़ें नेशनली चलने लगती हैं और वो एक डिस्कशन बन जाती है, तो कितना मुश्किल होता है आपको मुद्दों पे बात करना। जो देखिए, ये जो सिरफिरे मुद्दे होते हैं ना, इन पर लोग भी हंसते हैं। अच्छा। अब जैसे कह आपने एक बात छोड़ दी, वो भी कह देते कि आपकी 2 भैंसें हैं तो एक भैंस ले जाएंगे। तो मुंबई में है आपके पास जगह भैंस? नहीं, मैंने किसी ने कहा ये मेरे पास में तो नहीं है, लेकिन ये उनका नैरेटिव है और इस नैरेटिव का लोग मजाक उड़ा रहे हैं। और इसलिए राजबब्बर जैसे और बाकी जो मैं आपको परिवर्तन की बात कर रहा हूँ, वो उस नजर आ रहा है कि कहाँ है परिवर्तन। 3 फेज का 4 फेज का तो हो चुका है चुनाव, उसके आंकड़े आप लोगों के पास में असेसमेंट आ ही गया है। और दूसरा एक चीज को और सोचने में, कहाँ बढ़ रहे हैं भाई 400? अच्छा, आप बताइए ना, क्या नॉर्थ ईस्ट में? कहाँ बढ़ेंगे? नॉर्थ ईस्ट के अंदर बढ़ने वाले, कलकत्ता में, बंगाल में बढ़ने वाले हैं, बिहार में बढ़ने वाले हैं, यूपी में बढ़ने वाले हैं, आप इधर आ जाइए, दिल्ली में बढ़ने वाले हैं, पंजाब में बढ़ने वाले हैं, कश्मीर में बढ़ने वाले हैं। कहाँ बढ़ने वाले हैं ये तो बता दीजिए ना। अब इधर वापस आ जाइएगा, आप इधर आइए, हरियाणा में बढ़ने वाले हैं, राजस्थान में बढ़ने वाले हैं, मध्य प्रदेश में बढ़ने वाले हैं, गुजरात में बढ़ने वाले, कहाँ बढ़ने वाले हैं? तो 400 कहाँ से आएंगे? और आगे जाइए, तमिलनाडु में बढ़ने वाले हैं, कर्नाटक में बढ़ने वाले हैं, केरला में बढ़ने वाले हैं, कहाँ बढ़ेंगे? पांडिचेरी में कहाँ कहाँ, मतलब कोई ऐसी जगह तो एक तो बता दीजिए मुझे जहाँ बढ़ने वाले हैं। दरअसल इनके मुंह में से निकल गया 400 पार, और शुक्र है इन्होंने 420 पार नहीं कहा। है ना? अभी 400 पार का नारा क्योंकि वहीं भटकना था, उसके लिए तो 20 और लगा देते, तो कहते 420 पार, तो वो भी कह सकते थे, लेकिन थोड़ा इनके थिंक टैंक ने सोचा कि नहीं, ये आंकड़ा नहीं देना चाहिए, इसके लोग गलत मतलब समझ लेंगे। ठीक है, आखिरी सवाल इस इंटरव्यू का कि कांग्रेस के बहुत सारे लीडर ये कंप्लेन करते हैं कि विद इन कांग्रेस जो है, वो जो सीनियर लीडर उनकी सुनी नहीं जाती है, राहुल गांधी सुनते नहीं है। आपका क्या एक्सपीरियंस है राहुल गांधी का और क्या फ्यूचर देखते हैं अपने नेता का? देखिए, मैं, जहाँ तक सवाल है राहुल गांधी सुनते नहीं है, मैं इसके बारे में नहीं, किन लोगों का एक्सपीरियंस है, मैंने जो कहा है मेरी सुनी गई है। मैं अध्यक्ष के रूप में भी कहा, कार्यकर्ता के रूप में भी कहा, मेरा जो है उनके साथ में जो और इंटरेक्शन है, मैं जूनियर तो नहीं हूँ भाई, मैं भी सीनियर ही हूँ। सो आई थिंक ये एक परसेप्शन बना के रख देना कि राहुल गांधी सुनते नहीं। राहुल गांधी अगर सुनते नहीं होते तो इतनी मेहनत करते, 4000 किलोमीटर पैदल चलते, लोगों के बीच में चलते, लोग उनको आगे बढ़ने देते अगर सुनते नहीं तो दिस इज समथिंग विच इज ए रॉन्ग नैरेटिव्स आर बीइंग गिवन। जो व्यक्ति 4000 किलोमीटर चल रहा है तो किस लिए चल रहा है? कोई मैराथन है क्या? लोगों से मिला है ना, लाखों लोगों से मिला है, उनकी सुनी है ना, उनसे बात की है, उनको फील किया, उनको महसूस किया, उनको गले से लगाया। तो और तमाम यंगर लीडरशिप हो या सीनियर लीडरशिप हो, तो उनके साथ चली। क्या आपको लगता है रात में सब लोग घूंगे थे? वो इंटरेक्ट नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा।
ठीक है, थैंक यू सो मच राजोपर जी, हमसे बात करने के लिए। Thank बहुत you. अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इलेक्शन कैंपेन। वी आर होपफुल दैट यू विल विन। Thank you, brother. वर्क फॉर द पीपल ऑफ गुड़गांव एंड एडजॉइनिंग एरियाज, एंड यू विल ट्राई टू वो जो डिवाइड है उसको आप कम करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल सर। और एक सस्टेनेबल गुड़गांव और बढ़िया गुड़गांव बनाने में आप सहयोग करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you so much to you also.